Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari and taking up the same initiative in the same zeal and same understanding. अब बात करते हैं कि our Prime Minister is saying that don't be just a spectator. So the question arises कि why corporate sector will remain to be an spectator and what कैन बी डन मोर। दो पॉइंट्स आप ऐसे सोच के बताइए, दो वर्ड ऐसे बताइए या दो बातें ऐसी आप मुझे सरकार की बताइए जिससे आप ये कह सके कि अब तो प्राइवेट सेक्टर को बूम कर देना चाहिए। बिकॉज जो क्रेडिट डिलीवरी है, न्यू मोड्स ऑफ क्रेडिट डिलीवरी जिनकी यहाँ पर बात की गई है, दे नीड टू बी डेवलप्ड एंड ये दे नीड टू बी प्रमोटेड लो लो कॉस्ट फंड्स के लिए, एमएसएमईज के लिए। जितना कॉस्ट ऑफ फंड कम होगा उतना ग्रोथ ज्यादा होगा। सो व्हाट डू यू से? जस्ट राइट बैक टू मी। इवन we can discuss in our next conversation on the WhatsApp and in our meetings, and you can write on the comment section also. डिलिमिटेशन का मेंस में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। डिलिमिटेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज। फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टोरल फ्रेमवर्क है ये, जिसमें इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सिटीजन्स का इन इलेक्टेड बॉडीज। The number of constituencies in parliament and state assemblies is adjusted according to the latest population figures. तो आर्टिकल 82 रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस ये यहाँ पे पूरा दिया गया है। आर्टिकल 170 clause 3 is providing for the readjustment upon the completion of each census and each census of the total number of seats in legislative assembly and each state and the division of each state into territorial constituencies। यानी कि पार्लियामेंट की भी बात है और स्टेट जो लेजिस्लेचर है उसकी बात। पूरा यहाँ पे हिस्ट्री भी दी गई है, प्लीज टेक इट एज इट इज। कैसे शुरू हुआ 1951, उसके बाद जो है लेटेस्ट जो मोस्ट रिसेंट डिलिमिटेशन टू रीड्यू सम कॉन्स्टिट्यूंसी बाउंड्रीज on the basis of 2001 census over the number of Lok Sabha seats, the allocation of each state and the number of seats in each assemblies have been unchanged since the delimitation of 1970। Based on the 1971 census, the number of Lok Sabha seats of 543 हमें याद होनी चाहिए, यानी कि मेक मिलियन इंडियन 10 लाख से ज्यादा लोगों को एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता है। इट इज अ सैंक्टिटी, इट इज अ काइंड ऑफ अमेजिंग एंड वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। प्रोसेस बताया है, इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर बताई है बिकॉज मेन बेसिस जो है लिमिटेशन का सेंसस डेटा है। सेंसस डेटा एक क्रूशियल गाइड भी है फॉर रीड्रॉइंग इलेक्टोरल बाउंड्रीज, टेकिंग इनटू अकाउंट ज्योग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी, कैसे दो ज्योग्राफिकल जोन्स कैसे रीजन जुड़े हुए हैं, population density and socio-economic realities. So, identifying those regions which have significant population of scheduled caste and scheduled tribes and even those sections of population, जब उनको जो benefit मिलना चाहिए, whether it is reaching them or not. So, SC seats are reserved based both on the concentration of SC population and the spread of these seats across various regions of the state. So, बहुत एक बेसिक यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया एंड वी मस्ट टेक इट अप and make into our points. फ्रॉम द इकोनॉमिक्स ऑप्शनल एंड जनरल स्टडीज, और ऊपर से आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि लास्ट पे पैनल के बाद हुआ क्या, क्योंकि सरकार ने 8th पे पैनल बनाने की बात की है सेंट्रल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। प्रीवियस कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 2013 एंड इट्स रिकमेंडेशंस जो डिफेंस और सिविलियंस के लिए थे दैट केम इनटू बीइंग इन 2016। न्यू पे पैनल recommendation are likely to take effect from 2026 and it will have implication the state's finances and hiring। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। पेंशन मेक्स अप टू 40% ऑफ द सेंटर्स टोटल स्पेंडिंग ऑन द करंट एंड फॉर्मर स्टाफ, 40%। तो डिफेंस पर्सनल, रेलवे स्टाफ एंड अदर गवर्नमेंट स्टाफ, पेंशन भी है, सैलरी भी है, दोनों बातें बताई गई हैं। और सेंटर स्पेंड ऑन सैलरी एंड पेंशन इन टर्म्स ऑफ ट्रिलियन ट्रिलियन रुपीज में आप देखिए वो बढ़ता चला गया है। कैसे उसका एक पूरा जो परसेंटेज है स्पेंडिंग ऑफ शेयर ऑफ सेंटर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो बढ़ता चला गया। हायरिंग रिड्यूस हुई है, वैकेंसीज हैव डबल्ड आफ्टर 7th पे पैनल रिकमेंडेशन, उसके आने के बाद बढ़ी। और आप अगर सेक्टोरल सेक्टोरल अगर आप एक डिवीजन देखते हैं, सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स को इतना लुक्रेटिव, इतना इलीट और इतना ज्यादा उनको स्टेबल माना गया है, तो उसका एक एलिमेंट यहाँ से भी है। वैकेंट पोस्ट की भी यहाँ पर चर्चा की गई है, परसेंटेज ऑफ वैकेंट पोस्ट रेलवेज में, होम अफेयर्स में और डिफेंस में, तीनों जगह दिया गया है। और
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 30 to 35% ऑफ द रेवेन्यू स्पेंड जो है स्टेट्स अपने एम्प्लॉयज पर ज्यादा पैसे स्पेंड करते हैं रादर देन द सेंटर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग है, एक इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। और ये अपने आप में एक पूरी स्टोरी बता रहा है कि आप इस पूरे को जब लेते हैं तो आपको इजीली ये बात समझ में आएगी कि सरकार कितने कस्टोडियन है, सरकार किस प्रकार से कर्तव्यबद्ध है वो उन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। तो उस एंगल से आपको देखना पड़ेगा। नाउ आई वाज जस्ट टॉकिंग इन द बिगनिंग, country wants to strengthen its economic partnership. Every country want to strengthen its economic partnership with India। तो यहाँ पर एक वानतारा का वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन कंजर्वेशन सेंटर में प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक यहाँ पर पोर्ट्रेट दिया गया है, बहुत अच्छा फोटोग्राफ दिया गया है। तो आई वुड डिस्कस विद यू लेटर ऑन दैट व्हाट काइंड ऑफ symbolism it is showing, and you can give your own take also। अब इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसी पांच कौन सी चीजें बोलेंगे जिससे आप कहेंगे कि सरकार को प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट मिलना चाहिए। कमिटमेंट टुवर्ड्स रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ये सारी चीजें हमें जो है प्राइम मिनिस्टर साहब जो कह रहे हैं वो हमें अपने प्राइवेट सेक्टर के कंट्रीब्यूशन में दिखनी चाहिए। पर मैं ये नहीं कहूंगा, मैं आपको कहूंगा कि पांच ऐसी स्कीम बताइए या पांच ऐसे सेक्टर बताइए, जैसे पीएलआई है, या फिर गिफ्ट सिटी की बात भी है। आप ऐसे पांच ऐसे एरियाज मुझे बताइए जिससे आप क्विकली कह सकें कि देयर मस्ट बी यू नो देयर मस्ट बी अ काइंड ऑफ अ पॉजिटिव सपोर्ट, देयर मस्ट बी मोर कीननेस बाय द प्राइवेट सेक्टर, और उनके बॉटलनेक्स क्या है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है प्राइम मिनिस्टर साहब अनंत अंबानी के साथ यहाँ पर वनतारा जामनगर में एक दिया गया है। तो ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंबोलिज्म है, बहुत ही इम्पोर्टेंट माइंडसेट भी दिखा रहा है ये। यहाँ पे नाम भी दिए गए हैं, ओकापी राइनो काफ की बात है, एशियाटिक लायन अंडरगोइंग एन एमआरआई, और उसके बाद जो है ये एक कंपनी का सॉफ्ट पावर सिंबोलिज्म भी है। ये इंडिया के कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज का एक एग्जाम्पल भी है। यूनिक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन इनिशिएटिव है, बात बिल्कुल सही है। और इट इज होम टू मोर देन 2000 स्पीसीज, ओवर 1.5 lakh rescued, endangered and threatened animals from across the world, and the video has showed that it spread over 3500 acres। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चीता कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है। तो चिंपांजी का नाम नहीं है, ओकापी। एंड देन ओरानगोटैन की बात है, हिप्पोपोटामस की बात है। एंड देन डेफिनेटली मोदी साहब जो है उन्होंने फोटोग्राफ भी, जैसा मैंने कहा, आपको दिखाया। सो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी जी, वाइफ, और उन्होंने उनको पूरा दौरा कराया। तो अपने आप में ये एक आउटरीच है, अपने आप में एक ये पॉलिटिकल सिंबल है, अपने आप में एक ये इंडिया का सोशल सिंबल भी है। और प्राणी मित्रा वनतारा को जो वनतारा को जो प्रेस्टिजियस एक नेशनल अवार्ड दिया गया, इंडिया हाईएस्ट ऑनर एनिमल वेलफेयर अंडर द कॉर्पोरेट कैटेगरी। और ये जो सारा सिंबोलिज्म, सारा सिस्टम जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट ने इसको कैसे प्रमोट किया होगा, गवर्नमेंट ने कैसे इसको सपोर्ट किया होगा। वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल भी है। द वाइल्ड लाइन कब which was fed by PM Modi was born in the center after his mother was rescued and brought to Antare last year। yesterday अगर आप देखते हैं न्यूज़पेपर, हमने उसमें डिस्कस किया था। यहाँ पे कैरेकल्स का नाम भी है, रेयर ब्रीड ऑफ कैट। और उसके बाद लेपर्ड की चर्चा की गई, कैसे उसको सेव करने की बात है। तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, हमें कुछ एनिमल्स, कुछ बर्ड्स और कुछ और चीज़ों को देखने का मौका मिल सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगेन कमिंग बैक टू द सेम आइडिया कि जो जनरल स्टडीज पेपर 3 में है भी इन्वेस्टमेंट मॉडल्स की बात है, तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट मॉडल हैं। अब जैसे यहाँ पे जो बीआईटी यानी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की जो बात है, वो अपने आप में कितना सक्सेसफुल रहा है इंडिया के। इसीलिए जो नए आने वाले चैलेंजेस हैं वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। इंडिया का जो सोवरेन अपना इंडिया के सोवरेन राइट्स किसी कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। और सोवरेन राइट्स है क्या? जैसे रूल ऑफ वॉल्यूशन को आपने एक्सप्लॉइट कर दिया, या रेगुलेटरी स्पेस को आपने ट्वीक कर दिया, हम ऐसा नहीं करते। हम रूल ऑफ लॉ से चलते हैं, कीपिंग इन माइंड द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स और हमारे नेशन की प्रायोरिटीज। सस्टेन्ड फॉरेन डेवलपमेंट को हम प्रमोट करते हैं।
और स्पिरिट यही है कि पहले वो मेक इन इंडिया या फर्स्ट डेवलप इंडिया वाला माइंडसेट है, वो सारी कंट्रीज के पास है, लेकिन हमने ग्लोबलाइजेशन को बिना दबाए हुए किया है। हमें अगर ये बोला जाता है कि आपका टैरिफ हाई है, तो उसके रीजन ये नहीं है कि हमने किसी को लूट के अपने नेशन को बनाने की बात की है, वो नैरेटिव तो चल ही नहीं रहा है, ये हाई हेडेडनेस है एक तरीके से। क्योंकि डेवलप्ड नेशंस आर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ नेशंस लाइक इंडिया विच हैड बीन लूटेड सिंस एजेस। तो मॉडर्न रिस्पॉन्सिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ग्रोथ इंड्यूसिव इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, हम इन टफ कंडीशंस में भी हम पॉजिटिवली चल रहे हैं, और हम नो कंट्री इज हैविंग सच एग्जांपल्स एंड सच अमेजिंग अमेजिंग कल्चर in terms of industries and in terms of even bureaucracy which is playing such an important role. दूसरा एग्जांपल इसी का है, अभी जो हमने ऊपर बात की कि जो आपका बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर वाला जो मॉडल है हाईवे प्रोजेक्ट्स का, इसको आपको देखना पड़ेगा कि उसमें कितना फायदा हुआ है। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर या फिर जो मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट के साथ जो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप इसको लॉन्ग टर्म में देखते हैं, क्योंकि जो ये मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट है ये कंडीशंस बताता है प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, और अगर उसके अंदर विजन है, उसके अंदर अगर एक लॉन्ग एक जेस्टेशन पीरियड के बावजूद भी एक क्लैरिटी है, तो वो फुलफिल होगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग लिबरल कंस्ट्रक्शन सपोर्ट, और इवन नॉन बैंकिंग लेंडर्स से भी बोरो करने की बात होती है, और कंपनसेशन भी होता है कि अगर टैरिफ प्रोजेक्शंस मीट नहीं होते हैं, तो इससे ज्यादा अब क्या किया जाए। तो कंफर्ट मिलेगा बिल्डर्स को, कंपनीज को, वो बिड करेंगे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए। और गवर्नमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट मोर देन 50 प्रोजेक्ट्स आर इन द पाइपलाइन, और कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो बिडिंग स्टेज में है, कुछ प्रोजेक्ट जो है वो डिस्कस करके आगे बढ़ जाएंगे। सो इसका मतलब है कि रिस्क जो है वो प्रोपोर्शनेटली गवर्नमेंट शेयर कर रही है, और गवर्नमेंट चाहती है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज मस्ट बी वर्ल्ड क्लास, प्री कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज मस्ट बी डन इन ए ड्यू डिलिजेंस मैनर। तो इसीलिए जो ऊपर यहाँ पे फैक्ट भी दिए गए हैं कि हाईवे कंस्ट्रक्शन डाउन 9% इन अप्रैल टू जनवरी, ये इसकी बात की कि इन द फर्स्ट 10 months ऑफ द फिजिकल फेल 8.5% ऑन अ ईयर टू 7,000 किलोमीटर्स। हाउएवर द एनुअल टारगेट विच वाज मॉडेस्ट वन मे स्टिल बी मेट। तो आपका जो मॉडेस्ट टारगेट है वो तो मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसको वार फुटिंग के ऊपर करने की बात करते हैं, तो वो कैसे होगा। प्लीज डू हैव अ लुक एट इट। एनएचएआई की वेबसाइट पे जाइए, कुछ डेटा और फैक्ट्स को नोट कर लीजिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो उसकी अ, एक उसकी जो नीड है या जो उसकी जो अप्रोच है वो हमें जाननी चाहिए। यूएस टैरिफ थ्रेट अगेन इट इज कमिंग अप। विल रिड्यूसिंग मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ्स हेल्प? No, the most favored nation norm is a World Trade Organization rule that requires a country to apply the same tariff on a product to all trading partners, except those which is having an FTA. तो इंडिया को रिव्यू और रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है उसके एमएफएन टैरिफ्स को, लेकिन ये राइट टाइम नहीं, तो ये छोटे से कट करने से यूएस इज नॉट गोइंग टू बी जस्टिफाइड। तो करंट स्टेट दिया हुआ है ऑलरेडी, वी हैव रेड इट नंबर ऑफ टाइम। व्हाट आर द रेसिप्रोकल टैरिफ्स? दिस इज द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट यही है कि द अमाउंट ऑफ टैरिफ दैट यू आर पुटिंग अप, द सेम विल बी पुट अप बाय द अपोजिट कंट्री आल्सो। वी विल कीप इट लो, देन दे विल ऑल्सो कीप इट लो। गैप भी बता दिया हमने, बात किया। और अभी एफटीए अगर आप निगोशिएट भी करते हैं तो वो अपने आप में अच्छा आइडिया नहीं है, बिकॉज आप एग्जांपल देखिए, यूएस मैक्सिको कनाडा एफटीए जो उन्होंने खुद 2019 में फाइनलाइज किया था, उसको उन्होंने उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। सो रिटालिएशन इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन बिकॉज वी आर नॉट ऑन द इक्वल फुटिंग, एंड उससे एक्सकलेशन हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म में हमें लॉसेज होंगे। व्हाट आर द इश्यूज? प्लीज हैव अ लुक एट, तो प्रीलिम्स के एंगल से अच्छा है, और फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव ऑल्सो आपको इस तरह से बोलना आना चाहिए। गोइंग डिजिटल कैन बूस्ट आवर लेबर प्रोडक्टिविटी, तो ये एक एस्पेक्ट है मेंस के एग्जाम का। प्रीलिम्स में तो कॉन्सेप्ट या फैक्ट का नाम आएगा, लेकिन आप गोइंग डिजिटल कैन बूस्ट, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि ग्लोबल कंपैरिजन में इंडिया कहाँ है। आईएलओ का एग्जांपल लो, डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक का ले लो, डब्ल्यूटीओ का ले लो, आईएमएफ का ले लो, या बाकी जो बॉडीज हैं उनका ले लीजिए, यूनेक्टेड की बात कीजिए, यूनिडो की बात कीजिए, कि कैसे इंडिया डिजिटल इकोनॉमी होने के साथ साथ एक इक्विटेबल इकोनॉमी भी बन रहा है। लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो मार्जिनलाइज्ड और द लोएस्ट जो सेक्शन है उसको ऊपर आने का मौका मिलेगा, एंड दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टुवर्ड्स विकसित भारत। तो आरबीआई की स्टडी इसमें क्या कहती है?
कि लेबर प्रोडक्टिविटी अगर हमारी कम है, बिकॉज इट इज ओनली फिफ्थ ऑफ दैट इन द यूएस एंड चाइना, और इंटर स्टेट जो डिस्पैरिटीज हैं, जैसे बिहार और दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए, उड़ीसा और तमिलनाडु का एग्जांपल ले लीजिए, वो आप कैसे स्क्वीज करेंगे, कैसे आप कम करेंगे, तो आपको अपने आंसर्स देने होंगे रादर देन गोइंग बाय दिस थ्योरेटिकल अप्रोच। कैसे आप वहीं की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे यूपी का है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, या फिर आप जैसे अभी कुंभ की हम अगर बात करें तो वो अपने आप में एक बहुत गेम चेंजर रहा है, तो ऐसी चीजों को आप कैसे मोमेंटम देंगे, कैसे आप सस्टेन करेंगे। सो ईरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, ईरा यानी कि जो अभी डोनाल्ड साहब करके जाएंगे, क्या वो आगे भी इम्पैक्ट करेगा? ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो बढ़ रहा है उस तरीके से धीरे धीरे स्लो डाउन होगा। सो न्यू टैरिफ्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स एंडेड डिकेड्स ऑफ फ्री ट्रेड अमंग यूएस चाइना मैक्सिको। और इससे क्या है, पूरा इंडस्ट्रियल एक डिस्ट्रैक्शन डिस्रप्शन तो होगा ही। So the question is that whether it is the new way, whether it is the right way, और क्या इसका कोई हमें पीछे वर्ल्ड में कोई एग्जांपल भी है? तो क्वेश्चन ये है कि पहले अगर 1930s 50s में ऐसा था भी, तब तक ग्लोबलाइजेशन की वेव, लोगों का जीने का सहन सहन और एक दूसरे पे डिपेंडेंस वो बहुत कम थी, लेकिन अब वो बढ़ के बहुत ज्यादा हो गई है। सो इट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग फॉर स्मॉल सेक्टर, इट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग फॉर लोकल पीपल, इट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग फॉर एवरीबडी इन वन वे। लेकिन वही बात है कि टैरिफ थ्रेट्स जो है वो डिसरप्टिव हैं, और उससे यूएस को भी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। डेफिनेटली इट इज बेटर पोज, बिकॉज उसका जो इकोनॉमिक मार्जिन है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के मुकाबले बहुत स्ट्रांग है। बट देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो चेंजेस हैं, ये एक तरीके से आपके लॉन्ग टर्म विजन है या लॉन्ग टर्म फाइट्स हैं, उनसे भी हटके हैं। यूएस इज ऑलरेडी गेटिंग आउट ऑफ द वे फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ऑल्सो फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सो यू प्लीज comment on the same also. The White House drama was not about Zelensky, Russia, Western hypocrisy. It was about legitimizing imperialism, nuclear proliferation. चलिए, ये अपने आप में बात है। तो इंपीरियलिज्म लेजिटिमाइज क्या सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के आने से ही होगा? हम ऐसा सोच सकते हैं क्या? उससे पहले नहीं है? न्यू इंपीरियलिज्म की जो तारे हैं वो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप के पहले हम यूएस की बात करें, चाहे हम चाइना की बात करें, चाहे हम रशिया की बात करें, क्या सभी बहुत अगली और सभी बहुत सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहे हैं? वेदर इट इज अबाउट यूरोपियन यूनियन। सो वॉर बंद होना चाहिए, लेकिन उनका क्या करें जो साइलेंट वॉर्स मोर देन डिकेड और सदियों से जो वेज किए हुए हैं, जो पाकिस्तान ने हमारे साथ वेज किया हुआ है, जो चाइना हमारी तरफ आके दिखाता है, उसका क्या होगा? Because we have been a peaceful nation, we have been a nation which has believed in its trajectory by keeping its people along, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि अभी वो चीज दिखाई दे रही, बट एवरी वन हैज टू पे सम टाइम। तो सिग्निफिकेंस यही है कि यूक्रेन का एपिसोड एक सिंगल बिगेस्ट एग्जाम्पल है इस बात का कि कैसे यू नो जो यूक्रेन है उसने उसके पास वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक पाइल्स था, लार्जेस्ट स्टॉक पाइल था न्यूक्लियर वेपन्स का 1994 में। एंड रशिया, यू नो those who fret about the threat of NATO expansion toward Russia forget that this act by Ukraine was premised on the security guarantees by the international community, कि आप दे दीजिए, आप दे दीजिए, हम मदद करेंगे। तो इसी इन्हीं सिक्योरिटी गारंटीज की बात है। So 1994, it would have been reputationally and economically expensive for Ukraine to hold on its nuclear arsenal. But the fact that the invasion of Ukraine happened at all was profound failure not of Ukraine as Trump suggests, but of the international community, which failed to uphold its security guarantee to a country that had willingly given up its nuclear arsenal. कितना मतलब एक अपने आप में लॉजिकल डिस्कशन हमें इस पे देखना चाहिए। तो इसीलिए कंक्लूजन यही है कि ह्यूमिलेशन जो यूक्रेन की है, या जो उसको प्रॉक्सी बना के नचा दिया गया है, ये सारा का सारा इंपीरियलिज्म कॉलोनियलिज्म का एक अपने आप में एग्जाम्पल है। इंडिया ने शुरू से अपनी स्टेबिलिटी, अपने कॉन्फिडेंस, अपने इंडिजिनस अप्रोच से उसको किया, तो उसको उसके एंगल से हमें अपने देखना पड़ेगा। अब इसके बाद ये है कि ग्लोबल ऑर्डर आपने कहा स्टेबल रहा है, लेकिन उसमें भी यूएस और रशिया का रोल बहुत ज्यादा रहा है। और इसराइल का न्यूक्लियराइजेशन हो गया, पाकिस्तान का न्यूक्लियराइजेशन हुआ, इंडिया भी इज ए न्यूक्लियर पावर। तो इसका मतलब ये है कि क्या सब एक ही कैटेगरी में रखे जा सकते हैं? इवन यूपीएससी ने भी जब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर क्वेश्चन पूछा है, तो हमने क्यों नहीं साइन की? उसके कारण है, उसके कारण यही है कि भाई आपने अपना तो घर भर लिया, अब हमें कह रहे हैं कि प्रोलिफरेशन आप साइन करके दे दो। अरे पहले इक्वल प्लेटफॉर्म तो बनाइए।
तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी तो ब्रीच हुई है यूक्रेन यूक्रेन की, अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें। बट देन साथ साथ में ये भी देखना होगा कि कैसे वर्ल्ड के जो अनफोर्सीन चैलेंजेस हैं उसको इंडिया ने हैंडल करके हम उसको आगे तक आए हैं, और हम आगे जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम डेवलपमेंट की बात भी करते हैं, तो इंडिया इज यूनिक 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 एग्जाम्पल है। इंडिया एक अपने आप में यूनिक पिक्चर है उस चीज की। तो फिर वही बात है, जियो पॉलिटिक्स तो हमने अभी चर्चा की। ग्रेविटी मॉडल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, ग्रेविटी मॉडल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, तो अब उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड की अगर हम बात करें तो इंडिया का अचानक से बहुत ना तो लॉस होने जा रहा है, ना इंडिया का बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली कोई फायदा होने जा रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इट हैज शोन दैट जियोपॉलिटिक्स इज ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस एज ए ड्राइवर ऑफ एफडीआई कंपेयर टू द रोल ऑफ ज्योग्राफी। ये हम पहले से जानते हैं, हम पहले से इस बात से परिचित हैं। लेकिन अब हमारे लिए होगा क्या? हम स्टडी चल रहे हैं, उसके लिए हमें इंटरनल ग्रोथ की जरूरत है, उसके लिए हमें नॉलेज, और उसके बाद हमें अप्रोच की जरूरत है, क्लैरिटी की जरूरत है, स्टेबल एंड स्मार्ट पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत है। तो वी आर इन द सेफ हैंड्स इन दैट वे। और जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं दे आर बीइंग फुलफिल्ड, वो हमें अपने एरियाज ओपन रखने हैं। म्यांमार, अफगानिस्तान, नेबरहुड फर्स्ट, अफ्रीका, लेटिन अमेरिका, सब जगह हम अपने जो आइडिया हमें परस्यू करने हैं, दैट वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू। अभी हमने यूरोपियन यूनियन के साथ बात की थी, यूके के साथ भी अभी हम आवर ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्ट्री इज देयर। बट देन द बॉटलनेक्स जो हमारे खुद के हैं, वो पावर प्रोडक्शन का कॉस्ट कम होना चाहिए, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है, वो सारी चीजें हमें इसमें लेके चलनी होगी। ये पॉइंट आप देख सकते हैं। वो सूडान प्रोड्यूसेस 80% ऑफ द वर्ल्ड्स गम अरेबिक, जिसको हम गोंद भी कहते हैं, अकेशिया ट्रीज से जो आया। गम अरेबिक इज कलेक्टेड फ्रॉम एन अकेशिया ट्री इन द वेस्टर्न सुडानीज टाउन ऑफ उल नहुत। गम अरेबिक, vital ingredient used in everything from Coca-Cola and M&M sweets, is increasingly being trafficked from rebel-held area to the war-torn Sudan. Traders and energy sources say complicating Western companies' effort to insulate their supply chain from the conflict. तो वेस्टर्न, वही वेस्टर्न कंट्रीज की बात है, वेस्टर्न कंपनीज की बात है, वेस्टर्न कंट्रीज की बात है। सूडान 80% हार्वेस्ट कर तो रहा है वो, लेकिन क्या वो वाकई उसके लिए यूज भी हो रहा है वो? क्योंकि ये इंग्रेडिएंट जो है आप बोल रहे हैं कि ला ओरल लिपस्टिक और नेस्ले पेट, नेस्ले लिपस्टिक्स के अलावा नेस्ले पेट प्रोडक्ट में भी यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन इज दैट कि उससे उस कंट्री को क्या मिला? रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जो वॉर पे हैं सुडान नेशनल आर्मी के साथ, उन्होंने अगर कुछ एरिया को कंट्रोल कर भी लिया तो पहले वो क्या चाहेंगे? ऑब्वियसली दे कांट डू इट, दे कांट डू एनीथिंग राइट नाउ। प्रोड्यूसर्स और बायर्स जो है वो अ, अचानक से तो इकोनॉमी अच्छा सिस्टम चेंज नहीं कर सकते। वो तो फीस ले लेंगे, उसके बदले में उसको महंगा दे देंगे, या दे विल ट्राई टू कंट्रोल इट। सो दिस इज हाउ इट इज शोइंग। अभी हमने ऊपर बात की थी ईरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, और फिर हम बात कर रहे हैं कि ग्रेविटी जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। पर यहाँ आप एग्जांपल देखिए क्या शिफ्ट हो रहा है। वही वेस्ट के हाथ में कंट्रोल है, वेस्ट ही उसकी कुछ वैल्यू कर पा रहा है, और स्मगल्ड प्रोडक्ट्स सब बाहर आ रहे हैं। कोई उस कंट्री में कोई रियल अथॉरिटी तो है नहीं। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल प्रमोशन ऑफ गम्स, जो इंडस्ट्रियल बॉडी है, उन्होंने कहा है कि हमें तो कोई एविडेंस नहीं मिला है लिंक बिटवीन गम सप्लाई चेन एंड कंपीटिंग फोर्सेस। यानी आप आग बंद रखिए, हमारा काम चलना चाहिए। नेक्सीरिया, एलैंड एंड रॉबर्ट, ये सारी कंपनीज आई एम श्योर ये कोई सूडान के बेनिफिट के लिए या सूडान के लिए नहीं चल रही हैं। तो ये बात हमें सोचनी पड़ेगी, आपको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल, गवर्नेंस इज द एबिलिटी टू डेवलप ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। वो सिर्फ प्रैक्टिस होनी नहीं चाहिए, प्रैक्टिस दिखनी भी चाहिए। साथ साथ में आप करिए और उसको सामने रखिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं। अ, इसका एग्जाम्पल आप खुद सोचिए डेली लाइफ। खुद मेरा पर्पस आपको बताने का यही है कि जैसे रूरल सोलर पावर जो हमने अभी बात की, imparting 6 to 6,000 displaced people in Manipur, planting 54,000 bamboo trees over 80 acre wasteland in Assam, providing 40 villages with solar energy in Jharkhand, 56 hour रेस्क्यू ऑपरेशन आफ्टर डेवस्टेटिंग ट्रेन ट्रेजेडी इन उड़ीसा। तो ये डीएम साहब जो है, हमारे डीएम जो है, उन्होंने किया। और यहाँ उसका एग्जाम्पल भी है कि कैसे इवन आवर ऑनरेबल जो मिनिस्टर हैं, वो जब बालासोर के डीएम थे, उन्होंने कैसे मैंने चर्चा भी की थी आप लोगों से डिस्कस करते हुए कि कैसे हम
पूरी जान लगा देते हैं, क्योंकि पूरा डिस्ट्रिक्ट हमसे जुड़ा हुआ होता है। और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठिए, एक्शन प्लान कीजिए, और जो भी कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं वो होना चाहिए। सो डेमोग्राफिक चेंज एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। डेमोक्रेटिक चेंज एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, इस पे आप क्या समझते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, डेमोक्रेटिक स्पेस, डेमोग्राफिक चेंज एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं: नमन प्रियेश लाखड़ा जी, डिप्टी कमिश्नर गिरिडीह; सूर्यवंशी मयूर विकास, कलेक्टर एनडीएम केंद्रपाड़ा उड़ीसा; सचिन राणा, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट कामेंग अरुणाचल प्रदेश; पुष्पेंद्र कुमार मीणा, दुर्ग छत्तीसगढ़; फौजिया तरन्नुम, कालबुर्गी कर्नाटका; डिजास्टर मैनेजमेंट दत्तात्रेय बाबूसाहेब शिंदे; ई गवर्नेंस उखरूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, केंगू जोरिंगला; स्वप्निल पॉल, तिनसुकिया असम; जसमीत सिंह संधू साहब, सोशल वेलफेयर; के एम सरायू, कृष्णागिरी तमिलनाडु; आदित्य विक्रम यादव, शिवसागर असम अगेन; श्रीकांत बालासाहेब सुसे, डीएम लद्दाख कारगिल; डॉक्टर रवि मित्तल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मजिस्ट्रेट जोधपुर छत्तीसगढ़। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। एंड ऑब्वियसली सिविल सर्विसेज जो हाफ एन सेंचुरी पहले थी, अभी वैसे नहीं है। दिस इज द थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। एंड अभी के समय के हिसाब से और ज़्यादा कॉन्फिडेंट, और ज़्यादा क्लैरिटी, और ज़्यादा पर्पस जो है हम कहेंगे कि हमें उसमें दिखाई देता है। इस एंगल से ही हमें उसको देख सकते हैं। हम देखते हैं कि कैसे टॉपर्स आर फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, एंड द बेस्ट ऑफ द पीपल मे विन with the best of the ability and best of the mindset, and they are ready to face all the challenges। इसी पर्पस से हम कह सकते हैं। नितिन गडकरी साहब फ्लेक्स फ्यूल की कार में आते हैं, रन बाय एथेनॉल, टू फ्लैग ऑफ ट्रायल्स ऑफ टाटा मोटर्स हाइड्रोजन पावर्ड हैवी ड्यूटी ड्रग्स। तो ये एग्जांपल है, यू लीड बाय एग्जांपल। अभी हमने जो बात की कि बोलना बोलना नहीं है, उसको करना भी है। दैट इज हाउ वन कैन सी हियर। अगेन कन्विक्टेड पॉलिटिशियन पे हम बात कर रहे थे कि क्या उनको पूरा लाइफ टाइम बैन होना चाहिए कि 6 ईयर्स का होना चाहिए। दिस इज फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, दिस इज एन ऑनगोइंग इशू, सेक्शन 11 ऑफ आरपीए एक्ट। और साथ में जो है the role of Supreme Court in this direction, what it is expecting, and how the executive is also taking it up। ये इशू हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसी दिशा में आपको और अपनी सोच बनानी है, और एक पॉइंट आप अपना खुद बना के लिखिए, हम इस पे बात कर सकते हैं। बीआरएस एमएलएस डिफेक्शन टू कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस तेलंगाना स्पीकर्स डीले इन डिसाइडिंग डिस्क्वालिफिकेशन प्लेयर्स। अब आप अगर सुप्रीम कोर्ट को बोलने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो वहाँ पर जो उसका नॉर्म है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ईथोस है, या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो मोरालिटी है, उसको आप तोड़ रहे हैं। और आप साथ में चाहते हैं कि पॉलिटिकल हाई हैंडेडनेस चलती रहे, तब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है। लॉ ऑर्डर एंड एआई, वेरी इंपॉर्टेंट। And this is written by I was also thinking about former DGP and Director of Vigilance and Anti-Corruption, Kerala Police, and he is visiting assistant professor to University of North Carolina, Wilmington। बहुत अच्छा, अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये और राइटिंग है, क्योंकि इन्होंने कहा कि यूएस 100 बिलियन टारगेट इनिशिएटिव या इनिशिएटिव, चाइना इज क्विकली कैचिंग अप विद द यूएस एआई सुप्रीमेसी के लिए, जैसा कि अब डीप सीक से बात हुई। अब एआई की उससे अपॉर्चुनिटी क्या वाकई क्या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पॉजिटिवली आ सकती है? इंडियन सिस्टम अफोर्ड्स लेस फॉर्मल डिस्क्रिप्शन टू लॉ इन्फोर्समेंट एंड द कोर्ट सिस्टम्स, क्योंकि इन द यूएस द पुलिस कैन चूज नॉट टू इन्वेस्टिगेट क्राइम्स ऑफ लेसर सिग्निफिकेंस, एंड स्टेट प्रोसिक्यूटर्स हैव वाइड रेंजिंग अथॉरिटी टू नॉट परस्यू एंड प्रोसिक्यूट अ केस इन कोर्ट। इंडिया में लेकिन क्या है, पुलिस आर मैंडेटेड टू रेगुलेट, टू एड्रेस एंड टू file a complaint. All the cases must be registered. Court are going to take up all the trial cases and whatever is charged by enforcement authorities. So while the system is ideal for a country like India with its unique socio-economic diversity, the results क्या हुए हैं? Slow collapse of the system under its own weight। अब उन्होंने कहा कि पुलिस यहाँ पर हर चीजों से बर्डन्ड है। अगर ऑनरेबल केजरीवाल साहब जाएंगे तो पुलिस जाएगी। यहाँ पुलिस के रोल, पुलिसिंग के अलावा बहुत सारे हैं। एआई अगर आ जाता है तो क्या कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इम्प्रूव इम्प्रूव होगा?
इसके लिए लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन में फायदा होगा। क्वालिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क आएगा, ये तीन चार बातें इन्होंने कही। सुपरवाइजरी बर्डन जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर क्या थोड़ा कम हो जाएगा। एआई डेटा कोलेशन और एनालिसिस में भी हेल्प करेगा। स्प्रेडशीट्स हो जाएंगी, इमेजेस हो जाएंगे, ऑडिटरी डेटा होगा, ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। क्या इससे चीज़ें फास्ट होंगी। लार्ज नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनका जिनका प्राइम कंसर्न क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, क्या उसके लिए वो फ्री हो पाएंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, पेट्रोलिंग, ये कोर एरिया हैं जिनको एआई पे आप नहीं डाल सकते, यहाँ हम मदद कर सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने स्मार्ट पुलिसिंग, जिसको स्ट्रेटेजिक, मेटिकुलस, अडेप्टेबल एंड रिलायबल एंड ट्रांसपेरेंट पुलिसिंग कहा। तो एआई एक स्ट्रेटेजिक टूल है। लार्ज डाटा अवेलेबल होगा, एआई प्रोसेस भी कर पाएगा, और ह्यूमन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन कोई गलती भी कर सकती है, जब तक एआई में गलत फीड नहीं होगा तो गलत आंसर नहीं देगा। तो इम्प्रूव कर सकता है हमारे रिग्रेस और मेटिकुलस सिस्टम को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, ये ऑनरेबल टीके विनोद कुमार जी का कहना है। जुडिशियल सिस्टम इंडिया हैज अ ग्रेट लेजिटिमेसी, ये कि नहीं, वेल अर्न लेजिटिमेसी है। समझिए बात को, क्योंकि सदियों से लोगों ने विश्वास किया और देखा है। लेकिन 50 मिलियन केसेस भी हैं, और कोर्ट में जो है पुलिस पर्सनल भी भागदौड़ लगी रहती है, उनको भी सम्मान किया ही जाता है। लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ रहा है, और जो है सिस्टम डिमांड करता है कि उसको और स्ट्रक्चर्ड बनाया जाए। तो क्या टेक्नोलॉजी ट्रायल स्टेजेस में भी यूज हो सकती है। एआई पावर ट्रांसक्रिप्शन जो है कोर्ट प्रोसीडिंग्स की क्या हेल्प कर सकती है। मैनेजमेंट ऑफ केस फाइल्स और डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेशन हो सकता है। एनोमोलीज, कॉन्ट्रडिक्शन और फ्रॉड्स को अगर डॉक्यूमेंट्स में है तो क्या उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये अपने आप में बहुत सारे वेरी यूनिक एंड वेरी वेरी एडमायरेबल आइडियाज यहाँ पर हैं, जो हम एसए में, एथिक्स में यूज कर सकते हैं फॉर श्योर। इट्स अ वेरी गुड डेलिबरेटेड फ्रॉम अ फॉर्मर पुलिस ऑफिसर। तो आप सोच सकते हैं कि वो खुद ही वो बता रहे हैं, ऐसा करके हम उनके साथ विजुअलाइज कर सकते हैं। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एफिशिएंसी के लिए एक्सटेंसिव यूज ऑफ एआई को अगर बढ़ाते हैं, तो टास्क फोर्स अपॉइंट होनी चाहिए, उसकी मॉडलिटी सोची जानी चाहिए, स्पेशली इन द जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसको एक्सपेडाइट करना चाहिए पुलिस स्टेशन तक, और एट द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्स्टेबलरी ऑल्सो। तो एआई सुप्रीमेसी के लिए दो बड़े बड़े पावर, जैसा उन्होंने कहा, लड़ रहे हैं, लेकिन हम भी अपनी जगह अपना काम कर सकते हैं, और हम पब्लिक सर्विस के लिए उसको यूज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रिंस पर्सपेक्टिव, अगेन आईआरसीटीसी एंड आईआरएफसी को अगर नवरत्न बनाए, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कंपनी को नवरत्न स्टेटस कब मिलता है। जैसे छह जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए पीटी के लिए। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सीपीएससी है, कोई भी सेंट्रल पब्लिक सर्विस इंटरप्राइजेस जो है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेस का कंपोजिट स्कोर 60 या उससे हाई होगा फॉर ऑल द 6 इंडिकेटर्स, तब आप उसको बोल सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटस बताया हुआ है आरसीटी से आरएफसी का, वो आप देखिए। हेल्प कैसे करता है, तो उसका मतलब ये है, दे कैन इन्वेस्ट अप टू 1000 करोड़ ऑफ देयर नेट वर्थ इन सिंगल प्रोजेक्ट विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। ज्यादा फाइनेंशियली ऑटोनोमस हो जाता है, जॉइंट वेंचर्स फॉर्म कर सकते हैं, सब्सिडीज फॉर्म कर सकते हैं, एक्विजिशन और मर्जर्स हो सकते हैं विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, से डिले नहीं होगा। इससे मैनेजरियल ऑटोनॉमी भी है। इंडिपेंडेंट बिजनेस और इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप कर पाते हैं, यानी आप ऑटो अपने आप में मजबूत होकर अपने आप चलते हैं। तो आपकी स्टडीज, आपकी प्रिपरेशन भी ऐसे ही, पहले आप सिर्फ रतन हो, फिर आप महारतन बन रहे हो, और सिलेक्शन के पास आप पहुंचते हो तो आप नवरत्न बन जाते हो। तो मैं चाहता हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स हैं वो भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़े। महाराष्ट्र स्लम्स एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई किया कि आप आइडेंटिफाई कीजिए और डिक्लेयर कीजिए कि कौन सा एरिया स्लम है कि नहीं है। ये नहीं कि बिल्डर्स और माफिया और पॉलिटिकल नेक्सस से ऐसा हो। स्लम डवेलर्स को आप भी वैसे आइडेंटिफाई कीजिए, डेवलपर को आइडेंटिफाई कीजिए। अप्रोप्रिएशन ऑफ लैंड आप कब लेते हैं रीडेवलपमेंट के लिए, और उसको कैसे आप करेंगे। और ट्रांजिट अकोमोडेशन भी सब स्लैम डवेलर्स को मिलना चाहिए, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज की फंक्शनिंग भी ठीक से होनी चाहिए। तो महाराष्ट्र स्लम्स एक्ट नाम नाम से नहीं चलने वाला, वो सिर्फ करोड़ों अरबों रुपए को इधर से उधर करने के लिए नहीं होना चाहिए, जैसा कि अक्सर देखा गया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी डिटेल्ड हियरिंग की बात की है। सोलर साइकिल हमें पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलर सन की, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ड्यू टू कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पार्टिकल विद इन द सन। सो एवरी 11 ईयर्स सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंप्लीटली फ्लिप हो जाती है, मीनिंग उनका नॉर्थ साउथ बन जाएगा, साउथ नॉर्थ बन जाएगा। इसको सोलर साइकिल कहा गया है। अब यहाँ पर ये भी बताया गया है साइंस एंड टेक के लिए, आप इसको नोट भी करके रख लीजिए, कि सन मोस्ट एक्टिव कब है, जब मैग्नेटिक साइड फ्लिप होती है, इसलिए उसको सोलर मैक्सिमम फेज कहा जाता है। Our stars can send out more frequent and intense bursts of radiation and particles into space.
और साथ साथ में जब फ्लिप आएगा तो सन काम डाउन हो गया थोड़ा, इतना भी काम डाउन नहीं कि मतलब आप काम डाउन को यहाँ पे बहुत दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए। तो अब ज्यादा से ज्यादा सन स्पॉट होंगे जब सोलर मैक्सिमम फेज है, ऑब्वियसली स्मॉल डार्क कूलर एरियाज वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग। सोलर मिनिमम में सन के पास लीस्ट सन स्पॉट्स होंगे। तो साइंटिस्ट उसको ट्रैक करते हैं, जेंट इरप्शन जो सन के ऊपर होते हैं, सोलर फ्लेयर्स होती है, कोरोनल मास इंजेक्शंस। ये जो की वर्ड्स हैं ये आपको सब पता होने चाहिए। मेंस के अंदर क्वेश्चन में आराम से आपके साथ एक क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब सोलर मिशंस की बात हो रही है कि जो सोलर मिशन भेजे गए, क्या वो इन चीजों को अच्छे से पता लगा पा रहे हैं, या और हम ज्यादा क्या कर सकते हैं। इसी पर्सपेक्टिव से चाहते हैं कि जो विंडो है सोलर मैक्सिमम की, इससे हमें ज्यादा जानकारी हो यूनिवर्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। मिशंस के नाम है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट नो ऑल द नेम्स, चाहे वो आदित्य एल 1 हो, उसका पर्पस पता होना चाहिए, प्रोबा 3 ईएसए के द्वारा, और पंच बाई नासा। Punch is the first of its kind solar mission that will study solar corona, the outermost layer of the sun's atmosphere। इसलिए उसका नाम भी देखिए, पंच। आप एग्जाम में प्रीटी में सोचेंगे नाम पंच, अभी आप महसूस नहीं करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू कॉस्ट अस मोर। So with these ideas, we wind up for the day, and you can get back to us. Join our courses, join our strategies as a mission to get success in your examination. Thank you for being with us at Ansakari.